हेलो डियर स्टूडेंट, हम डीएनए मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। और डीएनए मॉलिक्यूल्स में उसकी जो डिफरेंट जो इमेजेस हैं उसके आधार पर हम इनके कैरेक्टर को निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि इस डायग्राम में भी हमें दिखा रखा है कि एक डबल हेलिक्स मॉडल है और एक 5 डेज से 3 डेज की तरफ जाता है मॉलिक्यूल्स, हाफ पार्ट और हाफ पार्ट उसके रिवर्स रहता है, मतलब एंटी पैरेललिज्म स्ट्रक्चर होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की। दूसरे अनदर डायग्राम में अगर आप इसको और हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे, आगे आगे धीरे क्या करते हैं, जैसे जैसे इनकी इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है तो उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स की आप देखिएगा। इसमें एक तो पूरा जो टर्न होता है ना, हाफ एंड एक पूरा एक टर्न लेता है, उसमें जो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रम। और एक इसी तरीके से जब और एक पूरे टर्न में करीब 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स इसमें जुड़े हुए रहते हैं। 10 बेस पेयर जुड़े रहते हैं, तो एक बेस पेयर्स के बीच की, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी रहती है। इसके अलावा 20 एंगस्ट्रम इसके जो विड्थ है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रम रहती है। ठीक है। और यहाँ पर ये मेजर ग्रुप ये मेजर ग्रुप है और इसी की तरफ से ये माइनर ग्रुप है, और बीच में ये नाइट्रोजन बेसेस है, और ये डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड का बैकबोन है। इसी तरीके से ये भी बैकबोन है, ये बैकबोन है, ये पूरा बैकबोन है। और बीच में जो न्यूक्लियोटाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। दिस इज अनदर डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ये यहाँ पर एक साइड पर इसमें दर्शा रखा है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटी पैरेललिज्म होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। एक 5 डेज से 3 डेज, दूसरी तरफ 3 डेज to 5 डेज स्ट्रक्चर रहती है। और ये इनके जो एक पूरे टर्न लेने के बाद में जो रहती है, कहीं पर ये 34 जैसे नैनोमीटर, अगर इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 34 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और ये इसी के साथ में एक इसकी जीआईएफ इमेज दर्शा रखी है डीएनए की, और इसमें किस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल्स हेलिकली रूप से अरेंज रहती है उसमें जो चेन है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जो ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं ये वीडीएनए के नाम से या बायोलॉजिकल डीएनए के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा डीएनए को और भी फॉर्म है। दूसरे फॉर्म डीएनए के कौन कौन से? ए फॉर्म होता है, जेड फॉर्म होता है, जो उसके मतलब बिल्कुल रिवर्स चीज़ें होती है, उसमें डबल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा सी डीएनए भी होता है, डी डीएनए और ई डीएनए, कई प्रकार के डीएनए के अभी तक डिस्कवरी की जा सकी है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बायोलॉजिकली जो स्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है वी डीएनए, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन पाया जाता है। तो ये हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये बी डीएनए की स्ट्रक्चर है जो वाटसन क्रिक मॉडल ने दिया था। इसके अलावा ये वही स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग तरीके से ड्रॉ की हुई स्ट्रक्चर हैं। और ये शॉर्ट एंड नोटेशन है, किस तरह से हम डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को जब हम एग्ज़ाम में उसको बहुत जल्दी जल्दी हमें करना होता है, टाइम की कमी होती है, तब ये शॉर्ट एंड नोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरा जो हेलिकल मॉडल है इसको बनाने में हमें समय लगता है। इसको अगर आप बनाएंगे तो बहुत कम समय में हमें इसको शॉर्ट एंड नोटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो 3 डेज एंड से स्टार्ट होगा, 5 डेज एंड की तरफ होगा, क्यों एंटी पैरेललिज्म है।
यहाँ पर बीच में हमने क्या किया, जो बेसेस है उनको ड्रॉ कर दिया, बेसेस बेसेस, और उस बेसेस से फिर हमने इस यहाँ पर ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शुगर को डिनोट करती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर को डिनोट करेगी, और इनकी जो बीच में है ये है इसकी फास्फोरस। ठीक है, ये इसके फास्फोरस मॉलिक्यूल से बीच में, और यहाँ पर ये शुगर है, नीचे भी शुगर है। ये शुगर का 3 डेज कार्बन है, यहाँ पर 5 डेज कार्बन है, तो 5 डेज कार्बन फॉस्फेट से अटैच होता है। दूसरी जो नीचे की जो शुगर है उसके 3 डेज से कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन के रूप में इसको जल्दी जल्दी करके इसको दर्शा सकते हैं, और पूरे कैरेक्टर्स में बहुत आसानी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। लेकिन जो विड्थ है, विड्थ और लेंथ को अगर हम दर्शाना है, मेजर माइनर ग्रुप को हमें दर्शाना है, तब हमें ये डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला भी। ठीक है, ये वाटसन क्रिक ने वास्तव में जो मॉडल दिया था उसकी एक पिक्चर है जो बहुत ही फेमस है, बहुत आसानी से आपको नेट वगैरह मिल जाती है। दूसरा ये इसी के साथ में एक और डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक और जो हम अप्रोच लेते हैं उसमें इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। इस तरह कई बार हमें ये देखिएगा, यहाँ पर ये हमने शुगर ड्रॉ कर दी और बाहर की तरफ हमने फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर हमने सीधी फॉस्फेट शुगर को ड्रॉ किया है, और इसमें जस्ट उल्टा है इसका, इसकी जो शेप है वो शेप अलग अलग है। यहाँ पर हमने जस्ट इसको उल्टा किया है, और बीच में वही जैसे हम दर्शाते हैं वैसे बीच में ये हमने एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट की ये बैकबोन जिसे हम कहते हैं ये होती है। इसके अलावा ये अनदर डायग्राम है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हमें डीएनए के किस तरह से अलग अलग कलर से हमने इसमें एडेनिन, ग्वानिन और एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन्स को दर्शाया गया है, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन इसमें दर्शाई गई है। साथ में ये एक क्या कहते हैं जीआईएफ इमेज भी है जो कंटिन्यूस हमें और स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। दिस इज आल्सो अनदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, और इसमें हमें वही वैसेज किस तरह से अरेंज होते हैं, और उनकी जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है किस तरह से एक दूसरे से अटैच होती है, तो इसके बारे में हमने दर्शाया है। तो आई होप आपको ये डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिल चुकी होगी, और आप इसको आगे समझ सकते हैं। क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे जा कर के। अभी जितनी भी जो साइंटिफिक जो रिसर्च हो रही है बायोलॉजी में, वो कहीं ना कहीं पर डीएनए मॉलिक्यूल्स के आधार पर ही है। और अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो डीएनए के बारे में बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी है। पीसीआर मशीन आ चुकी है, पीसीआर मशीन आपके डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको बहुत ही कम समय में रिकॉग्नाइज करके एम्प्लीफाइड कर देती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, और उसमें जो ह्यूमंस हैं, जो मानव है, उसमें पाए जाने वाले जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी पूरी की पूरी सीक्वेंस को भी पता लगाया जा चुका है। लेकिन चूंकि ये अभी भी एक कॉम्प्लेक्स इश्यू बना हुआ है, किस तरह से कौन कौन से जीन्स कब कैसे काम करते हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इनमें अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है अभी साइंस की। अभी हम उसको पूरी तरह से डिस्कवर नहीं कर पाए। हाँ, बहुत सारी जो डिजीजेज हैं, बहुत सारी जो
डिजीज है या उनको कंट्रोल करने के मेथड में डीएनए ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। बहुत सारे जो कैंसर है उनको ट्रीट करने में भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट अदा किया है। इसके अलावा बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं उनकी डीएनए को आइसोलेट करके उनकी जो उनसे बनने वाली जो प्रोटीन है किस तरह से काम करते हैं, तो उनकी स्टडी की जाती है। देन उसकी अकॉर्डिंग उसमें ड्रग्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अभी जो डीएनए मॉलिक्यूल्स, अभी जो प्रेजेंट में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है या उसकी जो संरचना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें है, लेकिन अभी भी क्लियरली हम डीएनए वास्तव में किस हद तक रेगुलेट करता है, जो ट्रेट्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको किस किस तरह से करता है, कब वो स्विच ऑन करता है, कब वो स्विच ऑफ करता है, तो ये बहुत सारी जानकारी अभी भी चल रही है रिसर्च इसमें। आई होप आपको डीएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको आपको समझ में आई होगी।